हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए सॉइल लेके उपस्थित हुआ हूँ। सॉइल मीन्स मृदा, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं। चलिए समय ना वेस्ट करते हुए हम सॉइल के बारे में अच्छी तरीके से चर्चा करते हैं। ये देखिए हमारा इंडिया है। इंडिया में अगर मैं मृदा की बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की अगर मृदा की बात करें तो लगभग 70% जो है पानी और 30% में ही पर्वत, पठार और मृदा ये सब सम्मिलित हैं। देखिए इंडिया में बात करूं तो इंडिया में मैक्सिमम मतलब दक्षिणी भाग जो है ज़्यादातर जो है पठारी है और समतली मैदान ये उत्तर भारत का मैदान, ऊपर हिमालय, ये सब बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए डायरेक्ट हम सॉइल में चलते हैं। सॉइल मीन्स मृदा शब्द की उत्पत्ति सॉयल शब्द से हुई है। मृदा शब्द की उत्पत्ति सॉयल शब्द से हुई है। लैटिन भाषा मीन्स लैटिन भाषा के सोलम शब्द से, लैटिन भाषा के सोलम शब्द से हुई है। मृदा निर्धारित के 5 कारक, मृदा निर्धारित के 5 कारक। देखिए मिट्टी ऐसे ही नहीं बन जाती है, मिट्टी बनने के लिए भी ये 5 कारकों का होना अति आवश्यक है। अगर ये 5 कारक जो है मिट्टी में नहीं है तो वो पूर्ण मिट्टी नहीं कहलाएगी। देखिए कई तरीके के अगर देखते हैं आप, जैसे बाहर निकलिए, आप बाहर निकलिए, आप जिस प्लेस पे रहते हैं उस प्लेस पे देखेंगे कि दूसरी मिट्टी है। फिर आप बाहर निकलेंगे, आप खुद ही एनालिसिस करेंगे कि इस मिट्टी से शायद दूसरी वाली मिट्टी भिन्न है। तो इस तरीके से 5 मतलब मृदा निर्धारित करने के लिए 5 प्रकार के तत्व की जरूरत होती है। उनको हम अच्छी तरीके से समझते हैं कि वो 5 तत्व कौन कौन से हैं। सबसे फर्स्टली मैं पैतृक सैल, पैतृक सैल मीन्स रॉक्स की बात करता हूं। रॉक्स क्या? आधारभूत खनिज, आधारभूत खनिज और पोषक तत्व इसमें पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसके बाद क्या होना चाहिए? जलवायु, जलवायु मीन्स क्लाइमेट, पोषक तत्व, रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया के नियंत्रण। मतलब कि पोषक तत्व, रासायनिक क्रिया और सूक्ष्म जैविक क्रिया के नियंत्रिक में क्या होता है? जलवायु। जलवायु मीन्स क्लाइमेट। तापमान कहीं ज्यादा होता है तो रासायनिक क्रिया तेज हो जाती है। जैसे कहीं पे तापमान ज्यादा होता है तो वहां पे रासायनिक क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। और कम भी हो जाती है, ठीक है, और कम होता है। इसको समझते हैं। आगे सेंटेंस क्या है? सूक्ष्म जीव, इसमें सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। दोनों में बहुत ज्यादा या बहुत कम तापमान में सूक्ष्म जीव की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। देखिए सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। सूक्ष्म जीव बहुत अधिक तापमान और बहुत कम तापमान में सूक्ष्म जीव की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इसे बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों को समझना है। फिर आया मेरा तीसरा पॉइंट क्या है? वेजिटेशन मीन्स वनस्पति। अब यहां पे देखिए ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। ये क्या करती है? ह्यूमस की मात्रा निर्धारित करती है। मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ, जैविक तत्व, जीवों के अंश जब वनस्पति में मिल जाते हैं, मतलब कि इन सब चीजें जब वनस्पति में मिल जाते हैं तो वनस्पतियों और जीवों के अंश, वनस्पतियों और जीवों के अंश, सड़े गले अंश जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसे हम ह्यूमस कहते हैं। समझ में आया? आप जैसे कोई जानवर, जो किसी जानवर की डेड हो गई है, उस जानवर की डेड बॉडी आप मिट्टी में दफना दीजिए, ठीक है।
अब जब दफना देंगे तो वो जानवर को आप देखेंगे कुछ समय बाद वो जानवर के केवल क्या बचेगा, केवल हड्डियां बचती हैं, नहीं पूरा का पूरा जानवर का जितना हार्ड मांस मतलब हड्डियां बचती है, जितना मांसपेशियां मांस जो भी चीजें थी सब का सब गायब हो जाती। मतलब वो धीरे 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 करके सब मिट्टी में मिल जाता है। तो वही है कि मिट्टी में जो कार्बनिक पदार्थ जैविक तत्व जीवों के अंश वनस्पति में मिल जाते हैं, तो वनस्पतियों और जीवों के अंश मीन्स सड़े गले अंश जो मिट्टी में मिल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं। जैसे आप मिट्टी लेते हैं उसमें देखते हैं कि ह्यूमस की मात्रा पर्याप्त है या ह्यूमस की मात्रा कम है, इस तरीके इसी सबसे निर्धारित होता है। तो समझ में आया, वेजिटेशन समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी क्षेत्र में, यदि किसी क्षेत्र में वनस्पतियों की मात्रा अधिक है, वनस्पतियों की मात्रा अधिक है तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होती। अब ये कहां पे होता है, इसका एग्जाम्पल है जैसे नीलगिरी पर्वत, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में वनस्पतियों के पेड़ पौधे पत्तियां गिरती रहती हैं और सड़ गल कर मिट्टी में मिल जाती हैं। उपजाऊ क्षमता बढ़ाता है तो वहां ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, और जहां पे वनस्पतियां कम होगी वहां ह्यूमस की मात्रा कम होगी। जाहिर सी बात है, जस्ट इसका उल्टा। इतना समझ में आया। डी नंबर देखिए, भूमिगत जल। क्या है, भूमिगत जल, मतलब कि भूमिगत जल जो नमी प्रदान करता है। अब मैंने बताया था ना कि मिट्टी बनने के 5 तत्व, इनको बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लीजिए। फिर 5 नंबर पे सूक्ष्म जीव, मृदा में वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गला, वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों को सड़ा गला कर अर्थात वियोजित करके खनिजों और जैविक पदार्थों को अलग करते हैं और ह्यूमस का निर्माण करते हैं। इतना समझ में आया मित्रों। आगे बढ़ते हैं। जलवायु, आगे देखिए जलवायु क्या है। किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा अधिक होती है, किसी क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा अधिक होती है तो निच्छालन या लीचिंग क्रिया प्रवाहित हो जाती है। निच्छालन या लीचिंग क्रिया प्रवाहित हो जाती है। बहुत बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जामों में पूछा गया है। निच्छालन क्या है, निच्छालन समझते हैं। खनिज पदार्थ और पोषक तत्व, खनिज पदार्थ और पोषक तत्व पानी के साथ रिस कर पृथ्वी के निचले स्तर पर, पृथ्वी के निचले स्तर पे चले जाते हैं, जिसके कारण ऊपरी परत अनउपजाऊ हो जाती है। ऊपरी परत अनउपजाऊ हो जाती है। जैसे केरल के पश्चिमी घाट पर सिलिका पदार्थ रिस कर निचले स्थान पे चली गई है। अच्छा, यहां पे थोड़ा समझिए, केरल के पश्चिमी तट पर मीन्स कि पश्चिमी घाट की बात कहा है तो पश्चिमी घाट पे औसतन वर्षा कितना होती है, 250। पश्चिमी घाट पे औसतन वर्षा कितना होती है, 250 सेंटीमीटर। वहीं पे अगर मैं कहां की बात करूं, मेघालय मासिनराम, मेघालय मासिनराम मतलब खारो जयंतिया, मैंने बोला था ना खारो जयंतिया 3 पर्वत, जिसमें से खारो श्रेणी पर्वत श्रेणी पे, खारो पर्वत श्रेणी पे सबसे अधिक वर्षा होती है 1080 सेंटीमीटर प्लस 1080 सेंटीमीटर प्लस वर्षा होती है। तो ऐसे जगह पे, वहीं पे देखिए केरल के पश्चिमी घाट पे सिलिका पदार्थ रिस कर निचले स्थान पे चला जाता है
तो वहां पे क्या लैटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। ये का किस क्षेत्र में, जहां पे 250 सेंटीमीटर वर्षा औसतन होती है, और वहां विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र क्या है, मासिनराम मेघालय। ठीक है, वहां 1080 सेंटीमीटर के ऊपर वर्षा होती है। अब समझ लीजिए। अच्छा यहां पे देखिए, यह खाद्यान्नों को लिए उपयुक्त नहीं है, या खाद्यान्नों के लिए उपयुक्त नहीं है। खाद्यान्न में कौन कौन से आएंगे, जैसे चावल, गेहूं, ये सब आएंगे। ये उसके खाद्यान्नों को उगाने के लिए ये मिट्टी क्या है, उपयुक्त नहीं है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, जहां वाष्पीकरण अधिक होता है, तो वहां केशिका क्रिया प्रवाहित होने लगती है। ठीक है, ये केशिका क्रिया क्या है, इसको समझते हैं। केशिका, पानी अपने आप नलियों में ऊपर चढ़ने लगता है, उसको केशिका कहते हैं। ठीक है, केशिकत्व के कारण किसी पेड़ पौधे में पानी जो है जाइलम के द्वारा ऊपर चढ़ता है। जाइलम से जल चढ़ता है, फ्लोएम से खनिज पदार्थ। समझ में आया इतना? ठीक है, आगे देखिए, पानी के साथ चूना भी ऊपर उठता है। अब लो, ये तो चूना ऊपर उठेगा तब तो ये भी बड़ी विडंबना है। ये मिट्टी को क्या करेगा, मिट्टी को अनउपजाऊ बनाता है। इतना जान लीजिए, अगर चूना ऊपर आया तो मतलब ये मिट्टी के लिए बहुत ही दुखदाई होता है। कैसे? तब पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है और चूना मतलब कैल्शियम बचा रह जाता है। ऊपरी परत पर ये चूना जम जाता है। ठीक है, जिसके कारण मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। अगर मैं अनउपजाऊ की बात करूं तो आप देखिए, जहां पे नहर बहती हो, वेरी सिंपल एग्जांपल है, जहां पे नहर बहती हो। अगर बात करें नहरों की, तो नहर क्या है, नदियों से लाती है पानी। ठीक है, अगर बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल समझना है तो आप कौशाम्बी जिला चले आइए उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी जिला में जो यमुना से नहर आती है, तो यमुना में बहुत सारी नदियां पहाड़ी क्षेत्र से आके मिलती हैं, जैसे चंबल वगैरह, जिसमें से कि काफी जो है इस तरीके के पदार्थ लाके यमुना नदी में छोटी छोटी नदियां गिरा देती हैं। तो वहां से जब पानी जो है आता है नहरों से, पानी नहरों से आता है, तो अब नहर से जो है खेतों में सिंचाई होती है। तो आप देखेंगे जब खेत में पानी भर दिया जाता है, उसके बाद पानी तो वाष्प होकर उड़ जाता है। उसके बाद देखेंगे कि कैल्शियम की परत आपको नजर आएगी, और वो कैल्शियम की परत उन खेतों को अनउपजाऊ बनाती है। इस अनउपजाऊपन से कौशाम्बी बहुत ही ग्रस्त है, जो कि आप जाके लाइव इस क्षेत्र में आप देख सकते हैं। ऐसे जहां जहां भी नहर हैं, सब जगह ये चीज का प्रॉब्लम देखा गया है। चलिए आइए देखते हैं, जिसके कारण मृदा अनउपजाऊ हो जाती है। मृदा संगठन को समझते हैं, मीन्स कंपोनेंट्स को समझते हैं। खनिज पदार्थ 40 से 45% होने चाहिए। ह्यूमस या कार्बनिक पदार्थ 5 से 10% होना चाहिए। मृदा में वनस्पतियों और जीवों के सड़े गले अवशेषों को या जैविक पदार्थों को ह्यूमस निर्माण में कवक और जीवाणु की भूमिका होती है। यहां पे देखिए, मृदा जल कितना होना चाहिए, 25% होना चाहिए। मृदा वायु कितना होना चाहिए, 25% होनी चाहिए। मृदा वायु कितना होना चाहिए दोस्तों, 25% होना चाहिए। सूक्ष्म जीव, कवक और जीवाणु होने चाहिए। अब समझते हैं इसके आगे।
मृदा परिच्छेदिका 4 स्तरों पे डिवाइडेड होती है। इसको समझते हैं, इसको एक डायग्राम बना के समझते हैं। चलिए देखिए इस डायग्राम को समझते हैं। ठीक, ये कुछ तिरछा है क्या? चलिए इसको दोबारा बना लेते हैं। अब सीधा, ठीक, इतना समझ में आया? देखिए अगर मैं 4 चीजों की इसमें बात करूं तो देखिए इनका लेवल बनाते हैं। देखिए सबसे, अगर मैं इसको ए कहूं, बी कहूं, सी कहूं और डी कहूं तो सबसे ऊपरी परत क्या है? ये देखिए इसी में क्या है, यहीं पे तो इसी वाले क्षेत्र पे तो पेड़ पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं, मतलब सारा जो है ऊपरी लेयर पे पाया जाता है। अब इसके जो 4 स्तर हैं, 4 स्तर हैं, उसको समझते हैं। ऊपरी स्तर सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। ऊपरी स्तर सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है। समझ में आया? 4 तरीके के स्तर होते हैं जिसमें सबसे ऊपरी स्तर ही सबसे ज्यादा उपजाऊ होता है, जिसमें पेड़ पौधे वनस्पतियां सभी जो है ऊपरी स्तर पे पाए जाते हैं। अब इसको इतना समझ में आया तो आगे चलते हैं। हम थोड़ा सा इंडियन ज्योग्राफी सॉइल के बारे में बात करते हैं। मृदा का अम्लीय और क्षारीय होना। देखिए पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूं कहां पे किस टॉपिक में कितनी जरूरत है। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, डिक्टो सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूं। इससे आपको बाहर कहीं भी नहीं पढ़ना है और कहीं भी इससे बाहर क्वेश्चन पूछा नहीं जाना है। आप देखिए अगर इस भूगोल, अब मेरे सारे के सारे पार्ट आप देख लिए तो भूगोल की प्रॉब्लम तो आपकी यूं चुटकियों में खत्म हो जाएगी। इधर देखिए हाइड्रोजन, मृदा का अम्लीय और क्षारीय होना। समझिए हाइड्रोजन, आयनों की मात्रा अधिक, अम्लीय मृदा। आयनों की मात्रा अधिक होगी तो अधिक अम्लीय मृदा होगी। पोटेशियम और सोडियम, ऋणायनों की मात्रा अधिक होगी तो क्या होगा? क्षारीय मृदा होगी। देखिए मुझे जो जितना अच्छा से अच्छा मुझे कंटेंट प्रस्तुत करना, उतना अच्छा से अच्छा मैं डिक्टो पॉइंट छांट के ले आता हूं। आप जैसे ही देखेंगे तुरंत समझ में आएगा। डिक्टो आपकी लैंग्वेज में लिखा होता है, ऋणायनों की मात्रा अधिक, मृदा क्षारीय। यहां पे समझते हैं उदासीन मृदा, पीएच मान 7.0 उदासीन में, ठीक है। वहीं पे अम्लीय मृदा की बात करूं तो पीएच मान 7 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। 7 से क्या होना चाहिए दोस्तों? कम होना चाहिए। 7 से कम होना चाहिए। और यहां देखिए क्षारीय मृदा 7 से अधिक होना चाहिए। अगर मैं बात करूं कि पीएच मान 7 है और 7 से कम है, 7 से कम है तो अम्लीय मृदा और 7 से ज्यादा है तो क्षारीय मृदा। बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। बिल्कुल से याद कर लीजिए कि उदासीन मृदा का पीएच मान 7 होता है। क्षारीय मृदा का 7+, अम्लीय मृदा का 7-, ठीक है, 7 से कम होगा। पौधों की मृदा, पौधों की वृद्धि के लिए पीएच मान
6 से 7.5, मतलब 6 से लेके 7.5 के बीच होना चाहिए, तभी पौधे जो है अच्छी तरीके से उग पाते हैं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अम्लीय मृदा, अम्लीय मृदा में चूना मीन्स लाइम को डालें। अम्लीय मृदा में क्या डाला जाता है? चूना डाला जाता है। क्षारीय मृदा में, क्षारीय मृदा, मृदा क्षेत्र में जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए। कैसे? ये सब क्यों प्रयोग करना चाहिए ये तो समझिए। ये उपजाऊ बनाने के लिए, मतलब जिसमें जिस चीज की कमी है तो उसको लेवल में लाने के लिए ये सब पदार्थों का हमें यूज करना चाहिए। अगर अम्लीय है तो हमको क्या डालना चाहिए? चूना का यूज किया जाना चाहिए, और क्षारीय है तो हमको जिप्सम का यूज किया जाना चाहिए। अब देखिए, जितना जहां पे भी नहर वहर बहते हैं, ठीक है, वहां पे अत्यधिक मिट्टियां क्या होती हैं? क्षारीय हो जाती हैं। क्षारीय हो जाती हैं तो वहां पे आप जिप्सम का प्रयोग करिए, ठीक है, जिप्सम का प्रयोग करके उसको लेवल में लाइए। उसको लेवल में लाएंगे, अधिक से अधिक आपका क्या होगा? उपजाऊ होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा? मिट्टी में बराबर तत्व तो नहीं है, तो आपका जो भी आप बोएंगे, जो भी आप उगाएंगे, सही तरीके से वो उगेगा नहीं। इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र, इसके पहले मैंने डिस्कस किया। देखिए यहां पे क्या है? उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र कहां पे है? उत्तर प्रदेश में। नहरों से सिंचाई करने के कारण ऐसा हुआ है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिए। नहरों का पानी पूरे खेत में भर जाता है, फिर पानी भाप बनकर उड़ जाता है, और भाप बनकर उड़ जाने के बाद सोडियम लवण की एक परत बिछ जाती है, जिसमें क्षारीय हो जाता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? क्षारीय हो जाता है। भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र समुद्र के पानी के कारण, समुद्र के पानी के कारण, जैसे गुजरात में, भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र समुद्र के पानी के कारण होता है, जैसे गुजरात क्षेत्र में। अम्लीय मृदा चाय बागानों के लिए उपयुक्त होता है, जैसे असम का क्षेत्र। असम का क्षेत्र अम्लीय मृदा के लिए जाना जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छा चाय के लिए इन्वायरमेंट है, जिसमें बहुत अच्छा चाय का उत्पादन किया जाता है। हाँ दोस्तों, यदि मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मैं और ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होके और अच्छा से अच्छा कंटेंट लाके आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।